आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और टेक्नोलॉजीज़ जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में यूज़ हो रही हैं आजकल। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के करिकुलम का चल रहा है हमारा। हमने आज से ये स्टार्ट किया। इससे पहले हम मूवमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें चिपको था, एपिको था, खेजड़ी चिपको था, तेहरी डैम था, नर्मदा था, चिल्का था। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो आप वीडियो में जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है उसके नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो चैनल पे बने रहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर आज का टॉपिक जो है हमारा मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से आखिर मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से मतलब ये होता है कि जब हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करें, उनका हम रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट करें, सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी। मतलब हमें जो भी नेचर ने, मदर अर्थ ने जो भी हमें प्रोवाइड किया है उसको हम कंजर्व करें, उसकी हम रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रेफर्स टू द डेलिब्रेट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, being responsible management and protection of the natural environment। ठीक है, एंड इट्स रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स होने चाहिए इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए। हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई जाती हैं डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए पॉल्यूशन, और प्रमोट करती है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को, रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि वो आप आज प्रेजेंट में यूज़ कर लें और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी छोड़ दें। ऐसा ना हो कि आप आज ही सब कुछ यूज़ करके ख़त्म कर दें, जैसे कि हम वाटर के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एम्स टू मेंटेन द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी। एक जो हेल्थ है और इंटीग्रिटी है एनवायरमेंट की, आज के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो मेंटेन करना इसका एक एम है। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं इसके मीनिंग में। देन फिर हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है? तो सबसे पहला तो यही है कि प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। ठीक है, तो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वन सेकेंड, या ओके, तो दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। जो भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं उनको बचाना, उनके घर को बचाना। बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएंगे? मतलब पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ को कटने से रोकें, जिससे कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वहीं की वहीं मेंटेन रहे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, प्रमोट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ वेरियस स्पीशीज। ठीक है, तो ये एक बैलेंस जो है इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम के अंदर जो बैलेंस बना होना चाहिए वो प्रोवाइड करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी और एक सर्वाइवल जो है वेरियस स्पीशीज़ का, वो इंश्योर करता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, सेकंड है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एम्स टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का ये कि हम सस्टेनेबली अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें। आपको जितनी ज़रूरत है आप यूज़ करिए, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए उसे छोड़ दीजिए। तो इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रिसोर्सेज, मैनेज करें हम, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, फिशरीज, इस तरीके से दैट मिनिमाइज डिप्लीशन और अवेलेबिलिटी हो जाए फ्यूचर जनरेशन की, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंजर्वेशन सीक्स टू प्रिवेंट रिसोर्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से क्या होगा? जो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होगा और लॉन्ग टर्म रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट। ठीक है, तो क्या होगा कि वेट, यस, इकोसिस्टम हैबिटेट जो है, जो इकोसिस्टम और उसका जो हैबिटेट है वो, उसको प्रोटेक्ट करना भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, इट एम्स टू प्रिवेंट, इसका एम है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को, डिग्रेडेशन को, फ्रेगमेंटेशन को, विच कैन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इकोसिस्टम सर्विसेज को वो रोक सके। ठीक है, तो मतलब जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं हैबिटेट में, लोग उनके पेड़ पौधों
पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो उसको बचाना भी एक इसका एम है। बाय सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम कंजर्वेशन हेल्प्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, सपोर्ट करते हैं नेचुरल प्रोसेसेस को और सस्टेन करता है बेनिफिट्स जो कि हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, मिटिगेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी मिटिगेशन करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका भी मिटिगेशन करना इसका एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, एयर वाटर पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन एंड द रिलीज ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, जो भी हम देखते हैं कि कंपनीज जो हैं वो अपने हजार्डस सब्सटेंस हैं पानी को बिना क्लीन किए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो पानी में निकाल देते हैं, तो उसको भी रोकना। ठीक है, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भी मिटिगेशन करना और उसके अकॉर्डिंग हम लोग का एडेप्टेशन करना भी एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है ये क्रूशल रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसका काम यही है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो, तभी तो हम अडेप्ट कर पाएंगे और मिटिगेट कर पाएंगे। फिर प्रमोट करें रिन्यूएबल एनर्जी, जब रिन्यूएबल एनर्जी आएगी ग्रीन हाउस गैस कब कम होगी, जब रिन्यूएबल एनर्जी आएगी। अडॉप्ट करें क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस को, और कंजर्वेशन ऑल्सो फोकसेस ऑन एनहांसिंग द एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू अडेप्ट द, मतलब इकोसिस्टम जो है, कंजर्वेशन से हम क्या कर रहे हैं कि इकोसिस्टम जो है वो भी जो बदलता हुआ हमारा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सस्टेन, अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, उसके बाद आते हैं हम टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हमें पता है टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अब रिसेंट टाइम्स में यूज़ हो रही हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहली है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं बहुत फोकस कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो देखते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि हमें पता है सोलर पावर है, और बीच में क्या हुआ था कि ना स्कूल्स में भी जो सोलर की, एक सेकेंड, यस, जो सोलर की लाइट्स हैं वो प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, विंड पावर के ऊपर हमारा फोकस है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स बनाए जा रहे हैं, हमने मूवमेंट्स में देखे थे कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स की वजह से हो रहा था। देन जियोथर्मल एनर्जी, इन सब के ऊपर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल की जनरेशन में। ये बहुत लोगों ने सोलर पैनल्स भी लगवा रखे हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स, स्मार्ट ग्रिड्स यूज़ हो रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प ऑप्टिमाइज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। जब स्मार्ट ग्रिड्स होते हैं ना, तो जो हम एनर्जी जो डिस्कॉम्स हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें जो वेस्टेज हो जाता है वो वेस्टेज को रोकने में काम आती हैं। ठीक है, दीज टेक्नोलॉजीज इनेबल एफिशिएंट मॉनिटरिंग हो पाती है। आजकल स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, कंट्रोल हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है एनर्जी यूसेज का, और जो एनर्जी वेस्ट है जो मैंने आपको बताया वो होता है। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल सेंसिंग और मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल सेंसिंग और मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रिमोट सेंसिंग यूज़ होता है ना, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट से इमेजेस भेजी जाती हैं, सेंसर नेटवर्क्स, है ना, इसके थ्रू भी हमें ये पता चल जाता है, हमें एक डेटा मिल जाता है। जैसे कि अभी ISFR की रिपोर्ट आई थी जिसमें फॉरेस्ट को देखते हैं, एक सर्वे होता है कि कितना है कितना नहीं है, तो हम क्या करते हैं सैटेलाइट से इमेजेस मंगा लेते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आप टाइगर्स को, हमने एम स्ट्राइप्स के थ्रू टाइगर्स हमने काउंट किए थे कि हमारे यहाँ कितने टाइगर्स हैं, है ना, या फिर लायन के लिए अभी यूज़ हुआ था। तो वो क्या है, आप इन्वायरमेंटल सेंसिंग और मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंटल को कंजर्वेशन के लिए। जब हमें पता चल गया एम स्ट्राइप से कि हमारे अंदर हमारे नेशनल पार्क्स में कितने टाइगर हैं, तो हम उनकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि इतने हैं, तो अब ये बढ़े या कम हुए, क्या हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड कनेक्टिविटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो गई कि जो मतलब चीज़ों को हम इंटरनेट से
कनेक्ट कर रहे हैं। तो IoT एंड कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस एंड सिस्टम्स फॉर एफिशिएंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। IoT के थ्रू ना हम एनवायरमेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आजकल ना IoT का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले टाइम में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारे पूरी लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेशन में, मतलब ऑटोमेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस लीडिंग टू इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा। जो रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा IoT से, और बेटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर पाएंगे। फिर GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्पेशल स्पेशल एनालिसिस, है ना। तो क्या होगा कि GIS टेक्नोलॉजी की वजह से इनेबल्स द कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन ऑफ जियोस्पेशियल डाटा। जो भी जियोस्पेशियल डाटा होता है ना, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अगर आपके पास ये डाटा है तो। और उसकी वजह से ना हम कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है, उसकी मैपिंग और उसके जो फीचर्स हैं, एनवायरमेंटल फीचर्स हैं, उनका भी बहुत अच्छे से एक एनालिसिस कर पाते हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए। ठीक है, GIS एड्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। भाई डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करेगा ही। जैसे कि आपने किसी जगह की मैपिंग कर ली, ये चीज़ ऐसे है, तो हमने फिर वहाँ पे, या फिर मान फॉर एग्जांपल के प्लांट्स लगा दिए, फिर हमने उसको रिस्टोर कर दिया, है ना, मैपिंग करके, तो GIS ऐसे भी काम आता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। हम एनवायरमेंटल मॉडलिंग और सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये बताने में कि जो हमारा एनवायरमेंटल सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने में और उसके बारे में प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, दे सिमुलेट सिनेरियोज। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने कोई सिचुएशन ली, ठीक है, मतलब हमें लगता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, या फिर एक जगह दे दी हमने, और फिर वहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं, वो जो ये चीज़ है ये बता देगी कि क्या हो सकता है, उसका सिमुलेशन हो सकता है कि ऐसा होगा तो वैसा हो सकता है ना, अगर ऐसा हो गया, बाढ़ आ गई तो ये हो सकता है, तो वो सिनेरियोज बनाता है। और उसके इम्पैक्ट्स जो हैं, और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उसका भी सिमुलेशन करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हम कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी बना सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गई, है ना, वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम्स हो गए, ये सब चीज़ें, और कितना इसको प्रमोट किया जा रहा है, स्कूल्स कितना प्रमोट कर रहे हैं, और NGOs कितना प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है। तो ये भी टेक्नोलॉजीज़ जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे वेस्ट जनरेशन कम होता है, रिसाइकलिंग, रीयूज़, रिड्यूस, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वेट, यस, टेक्नोलॉजी लाइक एनोरेबिक डाइजेशन एंड एनोरेबिक डाइजेशन क्या हुआ, जो बिना ऑक्सीजन के, है ना, बिना ऑक्सीजन के जब आप डाइजेशन कराएं या कंपोस्टिंग कराएं, उसको कहते हैं क्या, एनोरेबिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है कि एक दीवार है, मतलब एक वर्टिकल खड़ी हुई दीवार है, और उस पर आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आपने वो लगा दिए, प्लांट्स लगा दिए, तो वो वर्टिकल फार्मिंग हो गई। उससे क्या हुआ कि जो भी स्पेस है वो स्पेस बच जाता है और ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि पानी में, जो पानी है उसमें आप एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, या एक्वापोनिक्स है, तो इसकी वजह, और ये सब क्या प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और आजकल गवर्नमेंट कितना ऑर्गेनिक के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रमोट कर रही है ना। तो दीज टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, वाटर रिड्यूस वाटर, केमिकल इनपुट्स, ये सब कुछ उससे कम होने का की भी बात होती है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, दीज टेक्नोलॉजीज़ कंबाइंड विद, हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको अगर हम एक अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ के साथ, एजुकेशन के साथ, कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब आपने टेक्नोलॉजी बना दी, लेकिन एक तो उसको लेकर प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाओ, लोगों को अवेयर करो कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्या उसके यूज़ होंगे, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, एजुकेशन दो लोगों को, देन कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोगों का, कम्युनिटी का इंगेजमेंट करो, है ना, कम्युनिटी से पूछो, उनको बताओ, उनसे पूछो कि उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या थी, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थी, और उनको भी यूज़ करो। ठीक है,
तो कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये टॉपिक दिया हुआ है करिकुलम में, तो इस टॉपिक को हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे रोल ऑफ स्कूल्स एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया। इसके अलावा हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जेंडर को लेकर भी सीरीज़ चल रही है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक्स बने रहने के लिए, और ठीक है, आगे भी देख